अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर लॉसेस ट्रांसफार्मर के अंदर देखने के लिए और पावर लॉसेस थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व करना है हमने। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके बेल आइकन बटन को प्रेस करने के साथ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पावर लॉसेस थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस। पावर लॉसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि पावर ट्रांसमिशन जो है प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ किस तरह से होती है, कितनी होती है। और अगर हम उसके लिए एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आइडियल ट्रांसफार्मर में के लिए आपको पता है पावर इनपुट जो है वो बराबर होनी चाहिए किसके, पावर आउटपुट के। और इस पावर इनपुट और आउटपुट के रिस्पेक्टिवली हमें ये भी पता है कि इनपुट मतलब प्राइमरी और आउटपुट मतलब सेकेंडरी का। और पावर का फार्मूला जो है P इज इक्वल्स टू IV है, करंट और वोल्टेज के दरमियान प्रोडक्ट है ये। तो अगर इनपुट हम बात करें तो ये होगा IPVP और बराबर होगा ये ISVS। और यहाँ पे अगर मैं इसकी रेशो जो है वो लिखूँ तो ये बराबर आ जाएगी IS/IP के, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं VS/VP इज इक्वल टू IS/IP। इसको मैंने क्यों इस तरह से लिखा है, आपने जो रिज़ल्ट निकाला हुआ है उसका ट्रांसफार्मर की नंबर ऑफ टर्न्स के रिस्पेक्टिवली वो यूँ था VS/VP इज इक्वल टू NS/NP, जिसमें हमने बताया था कि वोल्टेजेस की रेशो बराबर है उसी के रिस्पेक्टिव जो है वो करंट की रेशो के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास वोल्टेजेस की जो रेशो है वो करंट की रेशो के बराबर तो है लेकिन इन्वर्सली है, करंट की रेशो के बराबर है इन्वर्सली। यानी कि यहाँ पे अगर हमें VS ग्रेटर करना होता तो NS ग्रेटर करते थे, NP कम करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं वोल्टेज अकॉर्डिंगली सेकेंडरी कॉल जो है वो ग्रेटर करें तो आपको IP ग्रेटर करना होगा, IS लेस करना होगा। यानी कि सेकेंडरी कॉल के क्रॉस करंट अगर कम होगी तो VS सेकेंडरी कॉल के क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगी। ऐसे भी आप समझ सकते हैं और यहाँ से भी समझ सकते हैं कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, एक चीज़ में एक वैल्यू मिल रही है। तो अगर आप एक को कम करेंगे तो दूसरी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर दूसरी को कम करेंगे तो पहली वाली जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली सेम रहना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास रिज़ल्ट 10 है तो इस 10 रिज़ल्ट को आप यूँ भी अचीव कर सकते हैं, यूँ भी अचीव कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो आपने बेसिकली प्रोडक्ट सेम रखना है। तो दोनों में से किसी भी एक को आप कम करके दूसरी को ज़्यादा और दूसरी को कम करके आप पहले वाले को ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तो जनरली चीज़ समझाने वाली ये थी कि हम इस रेमेडी को कैसे ओवरकम करेंगे जो हमने लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर जो है वो पावर लॉसेस को ऑब्जर्व किया। अब लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर पावर लॉसेस क्या होते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर जो पावर लॉसेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे आप देखते हैं कि ग्रिड स्टेशन से घरों तक जो है वो बिजली को ट्रांसफ़र करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। और उस लॉन्ग डिस्टेंस को हम ट्रैवल किसके थ्रू करते हैं? वायर्स के थ्रू। अब वायर जो है वो कैसी भी हो उसके क्रॉस रेजिस्टेंस होती है, और उस डेफिनेटली उसने उस रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो अपनी पावर को कुछ ना कुछ जो है वो लॉस कर देना है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो तो हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला बताया हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ρL/A। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमें ये प्रॉब्लम है कि लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली जो पावर लॉस है उसको आप कैसे कम कर सकें। तो उसका एक तो तरीकाकार ये है, एक मेथड ये है कि आप ऐसा कंडक्टर यूज़ करें, ऐसी कॉपर वायर यूज़ करें जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम हो। यानी कि वी यूज़ प्योर कॉपर वायर, we can use प्योर कॉपर वायर। अगर प्योर कॉपर वायर अगर हम यूज़ करें भी तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर हम इसको यूज़ करें तो बहुत ये इकोनॉमिकल है, बट इट इज़ एन इकोनॉमिकल मेथड।
इसका मतलब है कि आप इसको जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इकोनॉमिकल मेथड है। तो सेकेंडली फिर हम क्या करेंगे, हम करंट को रिड्यूस कर देंगे। कैसे करेंगे, हम ग्रिड स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे कहाँ पे, ग्रिड स्टेशंस पे। वहाँ पे क्या हो गया, स्टेप अप से हम उसकी इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा कर देंगे, थाउजेंड्स वोल्ट्स में कर देंगे। तो जब थाउजेंड्स वोल्ट्स में होगी आपकी आउटपुट वोल्टेज ग्रिड स्टेशन में, तो आपकी इनपुट करंट जो आउटपुट करंट है उसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाएगी। तो जब आउटपुट करंट जब बहुत स्मॉल होगी तो उसको रास्ते में लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू पास थ्रू करते हुए बहुत कम रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर होगी। करंट ही जब कम होनी है तो जो रेजिस्टेंस है वो भी डेफिनेटली कम ही ऑफर होगी। तो हम इस तरह से ग्रिड स्टेशन पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके वोल्टेज को ज़्यादा कर देंगे और उसकी वजह से करंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो करंट रिड्यूस करके हम रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो है बहुत ही कम कर देंगे। और ये जो रेजिस्टेंस है ये किस वजह से होती है, ये हीटिंग इफेक्ट, ये जो यहाँ पे पावर लॉस है, एक चीज़ आपको बताना यहाँ पे निगलेक्ट होगी, हीटिंग इफेक्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पे पावर लॉस करता है। और हीटिंग इफेक्ट जो है उसका फार्मूला आपको पता है I²R है। या तो आप R रिड्यूस कर दें, ये मेथड था, या तो आप R रिड्यूस करके हीटिंग इफेक्ट को कम कर दें, या फिर करंट जो है उसको रिड्यूस करके हीटिंग इफेक्ट कम करें। तो हमने R को रिड्यूस करना चाहा, बहुत इकोनॉमिकल मेथड, तो हमने क्या किया, फिर करंट को रिड्यूस किया बाई इंक्रीजिंग द वोल्टेज। करंट रिड्यूस किया तो इसकी वैल्यू रिड्यूस जितनी करेंगे स्क्वायर टाइम्स कम होती जाएगी, यानी कि इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट जो है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो करंट और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी और हीटिंग इफेक्ट और ज़्यादा कम होगा। तो हीटिंग इफेक्ट जितना कम हुआ, पावर लॉस थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो उतने ही कम होगी। तो ये थे आपके पावर लॉसेज थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस, जिसको हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर ग्रिड स्टेशन के अंदर यूज़ करके जो है वो कम किए। अब जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर करके हमने इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज घरों तक पहुंचाई है, तो फिर आगे ये जो हमारे गली मोहल्लों के अंदर एरियाज़ के अंदर जो है वो लगे होते हैं पावर ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ये क्या करते हैं, उसी हाई वोल्टेज को जो कि थाउजेंड्स वोल्ट्स में होती है, हाउस होल्ड पाकिस्तान के अंदर जो कि 220 वोल्ट के ऊपर जो है वो वर्कआउट करता है, 220 वोल्ट सिंगल फेज़ के अंदर 220 वोल्ट्स में जो है वो कन्वर्ट करता है स्टेप डाउन करके, जिसको हम फिर जो है वो घरों के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो है, सेकंड टॉपिक हमारा है पावर लॉस विद इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो पावर लॉसेज किस तरह के हैं, वो दो तरह के हैं। पहला है एडी करंट्स। अभी हम पहले वाले को ही जो है वो डिस्कस करेंगे। एडी करंट्स क्या हैं? एडी करंट्स जो है बेसिकली स्मॉल करंट्स हैं और ये कहाँ पे इंड्यूस होती हैं, ये इस आयरन कोर के अंदर। आपको पता है कि आयरन जो है ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक मेटल है। और जो आपने प्राइमरी कॉयल से सेकेंडरी कॉयल में जो फ्लक्स भेजा है, मैग्नेटिक लाइंस हमने जो यहाँ से पास थ्रू करवाई हैं, ये मैग्नेटिक लाइन डेफिनेटली इस आयरन कोर के अंदर भी चेंज होगी, इस आयरन कोर के अंदर भी फ्लक्स चेंज होगा। फिर अब इस आयरन कोर के अंदर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है जो कि आयरन की स्ट्रिप्स से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे भी स्मॉल करंट्स जो है वो इस सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी। एडी का मतलब स्मॉल है, और ये जो स्मॉल करंट्स हैं ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली फ्लो करती हैं। कैसे? जब ये यहाँ से गुजरती हैं इस आयरन कोर में से, तो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देती हैं। और ये इतनी तेज़ी से होता है कि यही स्लाइटली नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल खुद को रिड्यूस करता है, इक्विलिब्रियम में लेके आता है। यानी कि स्मॉल करंट फ्लो करती है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होती है। यानी कि इस पूरी आयरन कोर के अंदर जहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरनी है, यहाँ पे स्मॉल एडी करंट जो है वो फ्लो करती हैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। तो इन एडी करंट्स को जो कि इस स्मॉल जो है पाथ के थ्रू फ्लो कर रही हैं एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप्स के अंदर, हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? ये परपेंडिकुलरली है, ये यूँ समझें, इस तरफ अगर फ्लो कर रही है तो ऐसे फ्लो करना है उसमें, इस एडी करंट में, यानी कि उस कोर के अंदर से। तो इस चीज़ को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इसको हम रिड्यूस करते हैं बाय लेमिनेटिंग। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय
लेमिनेटिंग और इंसुलेटिंग बिटवीन द स्ट्रिप्स ऑफ आयरन कोर। आयरन कोर के स्ट्रिप्स के दरमियान लेमिनेशन कर देनी है हमने, इंसुलेटिंग कर देनी है, ताकि एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप के थ्रू जो है वो ये चार्जेस फ्लो ना करें। जब एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप तक चार्जेस ने फ्लो नहीं करना तो एडी करंट्स नहीं फ्लो करेंगी। तो एडी करंट्स को हम जो है इस तरह से रिड्यूस करते हैं। तो हमने क्या करना है, उन स्ट्रिप्स के दरमियान जो बारीक बारीक स्ट्रिप्स हैं उनके दरमियान लेमिनेशन कर देनी है या इंसुलेटिंग किसी भी तरीके से कर देनी है। अच्छा, सवाल यहाँ पे एक ये भी है कि जो एडी करंट्स हैं ये पावर लॉस करती किस तरह से है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये आपने देखा होगा कि इंड्यूस करंट कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करती है। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट क्या है, ये एडी करंट्स, और कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये एडी करंट्स इस मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को जो है वो रेजिस्ट करती हैं। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है ये मैग्नेटिकली पावर को प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफ़र करने से रोकती है या रेजिस्ट करती है या उसको लॉस करती है रास्ते में। तो इस तरह एडी करंट जो है वो पावर लॉस करने का सबब बनती है। तो हम इन एडी करंट्स को रिड्यूस करते हैं इस मेथड से। तो सेकंड हमारा जो मेथड है, सेकंड यहाँ पे पावर लॉस है वो है हिस्टेरेसिस लॉस। ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हिस्टेरेसिस लॉस बेसिकली किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनको आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं, जिनको आप मैग्नेट बना सकते हैं, उन मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करने या डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी लॉस होती है उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने वाली बात कहाँ से आ गई, उसको समझने के लिए आप यूँ समझें, जैसे आपने देखा होगा आपके पास कोई मैग्नेट हो, उसके इन्फ्लुएंस में आप कोई कीलें रख दें, आयरन की कीलें जो हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, आयरन की कीलें रखेंगे तो ये कीलें थोड़ी देर के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देंगी। कैसे, जब आप इन कीलों को दूसरी कीलों के पास लेके जाएंगे जो पहले ही अलहदा पड़ी हुई थी, ये कीलें इन कीलों को जाके अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगी। जो मैग्नेटाइज हो चुकी हैं ये वाली कीलें इन कीलों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगी, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगी। आयरन जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस तरह के होते हैं, इनको जनरली आप यही याद रखें कि ये मटेरियल हैं जिनको मैग्नेट हम बना सकते हैं। हम डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 17 के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये तो मैंने बताया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है इनको मैग्नेटाइज करने या डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी लॉस होती है उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस यहाँ पे कैसे जो है वो लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे भी तो देखें तो आयरन कोर है आपके पास, इस आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं। अब मैग्नेटिक लाइन क्यों क्या कर रही हैं यहाँ पे, कैसे इसको मैग्नेटाइज कर रही हैं, उसके लिए ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, एक तो ये भी है कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही थी, इन मैग्नेटिक लाइंस ने इस आयरन की कोर के अंदर, ये जो आयरन का पीस था, आयरन की कील थी, इसके अंदर अलाइनमेंट चेंज कर दिया। वो अलाइनमेंट क्या होती है, हर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर कुछ डोमेन्स होती हैं, ऐसे डोमेन्स क्या है, ये पर्टिकुलर पोर्शन है उस मटेरियल का जिसके अंदर सब इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स की नेट मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होता है। इसके बारे में हम डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन जितना ज़रूरी है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इसमें हम क्या बता रहे हैं कि इस इतने पोर्शन में एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स का नेट मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, ये रैंडमली है। इनिशियली क्या होता है, रैंडमली। तो जब आप इसको आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में रखें, बिलफर्ज मैं इस तरफ रखता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ है, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, इन डोमेन्स को फोर्स करेंगी कि वो इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाए जिस तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है। यानी कि सब मैग्नेटिक लाइन मोस्टली या मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। तो ये जो मटेरियल था ये एक मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट का वो भी मटेरियल कब बनता है,
जब उसकी मैक्सिमम डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो जिस तरह जो डोमेन्स अलाइन हो वो पोल नॉर्थ होता है और दूसरा पोल जो है उसका साउथ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये पॉजिटिव पीक होती है, करंट मैक्सिमम की तरफ जाती है, तो मैग्नेटिक लाइंस एक तरफ होती हैं। तो इस मैग्नेटिक लाइन की एक डायरेक्शन की वजह से इस आयरन कोर की डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं, यानी कि मैग्नेटाइज हो चुकी हैं इस पॉजिटिव पीक के जाते हुए। करंट का पॉजिटिव पीक तक जाते हुए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम होंगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फुली एनफोर्स करेंगी इस आयरन कोर को कि वो मैग्नेटाइज हो जाए इस तरफ। तो कुछ एनर्जी भी लॉस करेंगी डेफिनेटली इनको फोर्स करते हुए। तो फिर जब दोबारा करंट मिनिमम हो रही है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कमज़ोर हो रही है। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, जब इसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो रही है, कमज़ोर होते होते अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या करेगा, इन डोमेन्स को पहले तो डिसअलाइन करेगा रैंडमली, फिर से डिसअलाइन हो जाएंगी, दोबारा से डिसअलाइन होंगी, और डिसअलाइन होने पे जब ये करंट मैक्सिमम कंडीशन पे जाएगी, मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो दोबारा से ये उन मैग्नेटिक लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर दे इस तरफ। यानी कि पहले मैग्नेटाइज किया एक तरफ, फिर डीमैग्नेटाइज किया करंट जीरो से ले जीरो तक, फिर डीमैग्नेटाइज करने के बाद नेगेटिव पी तक जाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, फिर दोबारा से डीमैग्नेटाइज। तो ये मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी लॉस हो रही है इन मैग्नेटिक लाइंस की या मैग्नेटिक फील्ड की, उस लॉस को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। अब इस लॉस को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? हम इस लॉस को करेंगे रिड्यूस इस तरह से कि ये बड़ी आसानी के साथ मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए, यानी कि एनर्जी कम खर्च करनी पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करनी होगी। ये कोर ऐसी यूज़ करनी है कि ये किस तरह की आयरन से मिलके बनी हो, सॉफ्ट आयरन से। तो जब सॉफ्ट आयरन होगी तो वो इजीली मैग्नेटाइज या फिर डीमैग्नेटाइज हो सकेगी। तो इस तरह आप हिस्टेरिसिस लॉस को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट पे आ जाती है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर वो आप हासिल करते हैं आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आपके आउटपुट ओवर इनपुट दोनों बराबर होंगी तो तब आपके पास एफिशिएंसी 100% होगी, और वो सिर्फ किसकी होती है, आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो आप इस एफिशिएंसी को मैक्सिममली कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं? आउटपुट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो, आउटपुट पावर जितनी ज़्यादा होगी इनपुट के रिस्पेक्टिवली आपके पास एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। और आउटपुट पावर आप कैसे कम ज़्यादा कर सकती हैं, इन पावर लॉसेस को कम करके। यानी कि आपने क्या करना है, स्ट्रिप्स के दरमियान लैमिनेशन करनी है, फिर भी आप आउटपुट ज़्यादा कर सकते हैं। और ज़्यादा करना चाह रहे हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करें। एक और पॉइंट भी है, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आप और कैसे इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बाय यूजिंग प्योर कॉपर वायर, बाय यूजिंग प्योर कॉपर कॉइल्स जो हैं यूज़ करके आप इन कॉइल्स के अंदर भी रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे, और रेजिस्टेंस जितनी रिड्यूस होगी आउटपुट उतनी ज़्यादा होगी और एफिशिएंसी आपके पास मैक्सिमम होगी। तो ये था आपका टॉपिक, पावर लॉसेज विद इन द ट्रांसफार्मर और पावर लॉसेज थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आपको इसका अच्छे से क्लियर समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपने रिमार्क्स ज़रूर दीजिएगा, और इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।